गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ये लेक्चर हमारा 5वां है जो आज हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आशा कर रहे हैं कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अभी तक जितना भी लेक्चर हमारा 4 लेक्चर आया है और चारों में आप लोग को हम आशा कर रहे हैं कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर शुरुआत कर रहे हैं 5वां लेक्चर जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, चैप्टर 3 का, क्लास 12 का, और इसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा आज का 5वां लेक्चर होगा। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक। जो हमारा आज का, जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आप लोग को, उसके जस्ट हम लोग आज आगे देखेंगे। और इसको भी आप लोग कॉपी में नोट डाउन करिएगा, क्योंकि कॉपी में नोट डाउन करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको लगेगा कि भाई हम बोर नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग हेडिंग दीजिए नर्स्ट समीकरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड व्यू के हिसाब से, और ये बहुत बारी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा नर्स्ट समीकरण। नर्स्ट समीकरण किसको कहते हैं, ये क्या है, किसने दिया? तो सबसे पहले तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये नर्स्ट ने दिया है। नर्स्ट के द्वारा जो दिया गया समीकरण है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नर्स्ट समीकरण कहेंगे। और नर्स्ट समीकरण क्या होता है, इसको हम लोग परिभाषा पढ़ के थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे, यह एक गणितीय व्यंजक है। इससे यह पता चल रहा है कि यह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। नर्स्ट समीकरण मतलब नर्स्ट इक्वेशन जो है, ये हमारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको गणितीय व्यंजक कहते हैं, जो किसी विद्युत रासायनिक सेल, कोई भी विद्युत रासायनिक सेल हो, ठीक है, कोई भी विद्युत रासायनिक सेल होना चाहिए, उसके विभव से सेल अभिकारक, उसमें एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। क्या होता है? एक अभिकारक होता है और दूसरा उत्पाद होता है। के सांद्रण, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये जो सांद्रण लिखा हुआ है के उत्पादों के सांद्रण से संबंध स्थापित करता है। मतलब या तो अभिकारक या तो उत्पाद के बीच, सांद्रण के बीच जब संबंध स्थापित होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नर्स्ट समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, नर्स्ट समीकरण। ठीक है, किसके किसके बीच रिलेशन यहाँ पर होना चाहिए, सेल अभिकारकों, सेल अभिकारक या फिर सेल उत्पादों के बीच अगर संबंध स्थापित होता है, अगर रिलेशंस बनता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नर्स्ट समीकरण कहेंगे। और एक बात और दोस्त याद रखना कि नर्स्ट समीकरण यहाँ पर एक तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आने वाला है, और इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को हम लोग डिराइव करके लाएंगे। तो वो क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो जरा हम लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये भी डायरेक्टली सवाल पूछ देता है कि नर्स्ट इक्वेशन निम्न में से कौन है। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्त कि हम लोग ये ही लाने वाला है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस एक इसका 0.0591 बाई एन इंटू लॉग क्यू। ये हमें आज लाने वाले हैं किसमें, नर्स्ट इक्वेशन में। तो नर्स्ट इक्वेशन नॉर्मली जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने कहा कि गणितीय रूप है, तो कहीं ना कहीं डिराइव करके ये आने वाला है। ई है जो सेल विभव है, ई नोट जो है हमारा वो मानक सेल विभव है। मैंने कल भी बताया था कि ई नोट जो होता है वो मानक सेल विभव है। एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो अभिक्रिया में प्रयुक्त हो रही है, और लॉग क्यू, क्यू कल पढ़ाए थे कि अभिक्रिया लब्धि किस तरह से लिखा जाता है, ये भी। तो यही एक्सप्रेशन हमको नर्स्ट समीकरण में लाना है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि नर्स्ट समीकरण क्या था। तो E बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 पूरा का बट्टा n और लॉग क्यू। तो ये है हमारा इक्वेशन किसका, नर्स्ट समीकरण बच्चों। तो आज हम अब डिराइव करेंगे, किस तरह से डिराइव करेंगे ये भी आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले कोई रिएक्शंस ले लेते हैं। रिएक्शंस है, अगर a प्लस बी क्यू रिएक्शंस करने के लिए C प्लस डी बन जाता है। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा, मतलब A B से अभिक्रिया करता है, तो मान लेते हैं कि C और D बनता है। कोई रिएक्शंस है जिसमें A B से अभिक्रिया करता है और C और D बना देता है, और ये रिवर्सिबल भी है, मतलब इधर से भी C से D से क्या बन सकता है, A प्लस बी भी बन सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका गुणांक A है, इसका B है स्मॉल b, इसका स्मॉल c और इसका स्मॉल d। ये कैपिटल है, ये सभी को समझ में आ गया, ये सभी को स्मॉल लिया। ये यहाँ पर कोएफिशिएंट है दोनों का। ठीक है, A का कोएफिशिएंट A, B का छोटा b, C का छोटा c और
कैपिटल डी का स्मॉल डी। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग अभिक्रिया लब्धि निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अभिक्रिया लब्धि। कल हमने आप लोगों को बताया था कि अभिक्रिया लब्धि किस तरह से निकालते हैं। अगर वीडियो को आपने बढ़िया से देखा होगा तो अच्छा से समझ में आएगा। अभिक्रिया लब्धि को हम लोग क्यों से सूचित करते हैं? इसका सांद्रण, उत्पाद का सांद्रण बटा अभिकारक के सांद्रण के अनुपात को ही हम अभिक्रिया लब्धि कहते थे। तो यहाँ पर C है, ठीक है, और क्या है? D है हमारा। और अभिकारक में कौन कौन है? एक तो A है हमारा और दूसरा कौन है? B है। ये ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पर C, यहाँ पर D, यहाँ पर A और यहाँ पर B। क्यों निकल गया? क्यों निकालने का मकसद ये है कि आपको अच्छा से समझ में आ जाना चाहिए कि अभिक्रिया लब्धि किस तरह से निकालते हैं। और कल मैंने एक फॉर्मूला और आपको लिखवाया था कि डेल्टा G बराबर क्या होता है? डेल्टा G0 प्लस RT-ln-Q। यही तो है वो जो कल मैंने आपको लिखवाया था, इसलिए ताकि ये इंपॉर्टेंट हो जाए, ठीक है। यहाँ से डेल्टा G जो है हमारा गिब्स ऊर्जा है, डेल्टा G0 है जो मानक गिब्स ऊर्जा है, R है जो रिक्वायर्ड नियतांक है, T टेम्परेचर है और Q जो है हमारा अभिक्रिया लब्धि है, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं? डेल्टा G बराबर हम जानते हैं कि यहाँ से डेल्टा G बराबर क्या हम लोग पढ़े? -NEF, ठीक है। और क्या पढ़े हैं? डेल्टा G0 का अगर मान लिखेंगे तो -NE0F। समझ में आ रहा है ये आप लोगों को? तो यहाँ से इक्वेशन नंबर ये 1 मान लेते हैं हम। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT-ln-Q होता है। और डेल्टा G बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? -NEF। N है जो इलेक्ट्रॉन की संख्या, E है जो सेल विभव और F जो है फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे नियतांक है। यहाँ पर डेल्टा G0 क्या है? हमारा मानक गिब्स ऊर्जा है। जहां ऊपर नोट लगा हुआ है मानक आगे ऐड कर देना है। तो ये मानक गिब्स ऊर्जा है। ये सेल जो रिएक्शंस हुआ, सेल रिएक्शंस में जो प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन हुआ वो है NE0। क्या है? हमारा मानक सेल विभव है। F है फैराडे नियतांक। तो इस परिभाषा को हम अब मिटा देते हैं और इसके जस्ट हम लोग अभी ऊपर चलते हैं, ठीक है। इसके जस्ट हम लोग इसको ऊपर चलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब क्या करेंगे? इसको, ये जो वैल्यू है इसको डेल्टा G बराबर यहाँ पर पुटअप कर देंगे को समीकरण 1 में रखने पर। जब 1 में रख दिए तो हमारे पास डेल्टा G के बराबर क्या लिखे हैं? -NEF बराबर क्या लिखेंगे? डेल्टा G0 का वैल्यू कितना है? -NE0F, ठीक है, प्लस RT-ln-Q। इतना सभी को समझ में आ गया या नहीं आया? इतना अगर सभी को समझ में आ गया है तो इसके आगे हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे E इज इक्वल टू E0 माइनस RT/NF। ये कैसे आएगा हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप लोग इतना लिख लीजिए। और E इज इक्वल टू, अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे तो इतना ही आएगा। और सभी रिक्वायर्ड एक नियतांक होता है, उसका वैल्यू जो होता है उसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आता है 0.0591/n log Q। यही है हमारा नेक्स्ट समीकरण, ठीक है। तो इसी को लाना था और इसको सॉल्व करके आप लोग देखिएगा कि E बराबर E0 माइनस RT/NF log Q आता है या नहीं आता है। और उसके बाद हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आपको यहीं तक लाना है। E इज इक्वल टू, अगर आप ये सब चीज इतना डायरेक्ट लिखते हैं तो आपका आंसर सही है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर क्या क्या कौन कौन है ये भी समझना बहुत जरूरी है। E है क्या हमारा? E तो हमारा है सेल विभव, ये सभी को पता है। E0 हमारा क्या है? मानक सेल विभव, मानक सेल विभव, ये ध्यान देंगे दोस्त, मानक सेल विभव। और यहाँ पर N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो अभिक्रिया में प्रयुक्त हुई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि अभिक्रिया में प्रयुक्त हुई है। और Q क्या है हमारा? अभिक्रिया लब्धि। और F हमारा क्या है? फैराडे नियतांक। ये ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। ये है F है जो हमारा फैराडे नियतांक है। तो इसके बाद अब जस्ट इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ तक एंड करेंगे आप लोग। और नीचे ये वाला चीज लिख देंगे कि कौन क्या है।
तो ये आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि नर्स्ट समीकरण में हमको ऑटोमेटिकली जो प्रूफ करके लाना है वो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 पूरा का बट्टा n, स्मॉल n है, लॉग क्यू। यही है हमारा नर्स्ट इक्वेशन, और नर्स्ट इक्वेशंस को डिराइव करके हम लोग यही प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब सभी को समझ में आ गया तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, और नोट डाउन करने के बाद हम आगे चलेंगे और विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और इसको हम अंतर लिखवाते जाएंगे और आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, 5 सेकंड दे रहा हूं मैं। तो अब कॉपी में नोट डाउन करें और इसको बार बार रिवाइज करें, बार बार याद रखें। आज का टॉपिक्स आज ही क्लियर करिए तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर छोड़ दीजिएगा तो आप ही को दिक्कत होगा। ठीक है, तो अब क्या करो कि विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल, इन दोनों को हम बारी बारी डिस्कशन करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आप डिब्बा बना लीजिए, एक तो हेडिंग आप डाल दीजिएगा विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेलों में अंतर, और उसके बाद जैसे हम लोग क्लास में करते थे उसी तरह से डिब्बा बनाएंगे, विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल, और यहाँ पर क्या होगा, विद्युत रासायनिक सेल। तो ये है हमारा डिफरेंस, दोनों में पॉइंट लिखते जाना है। विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेलों में क्या होता है अंतर, इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ध्यान देंगे विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा की मदद से रासायनिक अभिक्रिया होती है। ध्यान से इसमें लिखेंगे विद्युत ऊर्जा की मदद से, या ऐसे लिख सकते हैं विद्युत ऊर्जा की सहायता से, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये पॉइंट सभी को क्लियर है। तो इसमें हम लोग क्या है, किसका उपस्थिति होनी चाहिए, विद्युत ऊर्जा का उपस्थिति होनी चाहिए, और इसकी मदद से रासायनिक अभिक्रिया होगी। जबकि विद्युत रासायनिक सेल में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की मदद से विद्युत ऊर्जा बनता है। ठीक है, तो उधर लिखेंगे इसमें रासायनिक अभिक्रिया की मदद से या सहायता से, इसमें रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होता है, और या फिर रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं विद्युत ऊर्जा की मदद से, और यहाँ रासायनिक अभिक्रिया को कराकर विद्युत ऊर्जा को प्राप्त हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इधर क्या आप लोग लिखे, इसमें लिखेगा इसमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इसमें विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज किया जा रहा है, रासायनिक ऊर्जा में। तो लिखेंगे इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसके जस्ट इसमें उल्टा होगा, इसमें देखिए विद्युत ऊर्जा है जो किसमें चेंज हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा में, और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा, इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है, इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगी। यह ध्यान देना है किसमें, विद्युत अपघटनी से, क्योंकि आगे इसमें बताएंगे, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोड जो होता है वो एक ही बर्तन में डूबा हुआ रहता है, इसलिए इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होगी, मतलब अपने आप नहीं होगी। लेकिन बात करेंगे इसमें विद्युत रासायनिक सेल में, तो इसमें रिडॉक्स रिएक्शंस अपने आप होगी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड जो हमारा डूबा हुआ रहता है बर्तन में, वो अलग अलग बर्तनों में डूबा हुआ रहता है, इसलिए इसमें
रिडॉक्स रिएक्शंस है जो अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा रिडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखेगा, इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है, जबकि इधर लिखिएगा इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है, मतलब अपने आप हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड है जो अलग अलग बर्तनों में रखा हुआ है दोस्त। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड, इसमें लिखेगा इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही बर्तन में डूबे रहते हैं। इधर लिखना है विद्युत अपघटनी सेल में इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही बर्तन में या बर्तनों में डूबे रहते हैं। ठीक है, उधर लिखिएगा इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग बर्तनों में डूबे रहते हैं। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग बर्तनों में डूबे रहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट पांचवा लिखें। देखो इसमें एनोड पॉजिटिव होता है, इसमें एनोड पॉजिटिव तथा कैथोड नेगेटिव होता है। ठीक है, इसमें एनोड जो होगा वो पॉजिटिव और कैथोड जो होगा वो नेगेटिव, जबकि इधर जो हमारा होता है, इधर एनोड जो होगा वो एनोड क्या होगा, नेगेटिव होगा, और कैथोड जो होगा वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। इसमें एनोड जो है ऋणात्मक होगा, नेगेटिव, और कैथोड जो होगा पॉजिटिव। ये किस में होगा, विद्युत रासायनिक सेल में। तो एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। इसमें विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया होती है, मतलब इसको रासायनिक अभिक्रिया कराना है और किसकी मदद से वो होगा, विद्युत ऊर्जा की मदद से। बट इसमें क्या, इसमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तब ये विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ठीक है, इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा है जो किसमें चेंज हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो रहा है, जबकि यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में चेंज हो रहा है। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या लिखे थे, थर्ड पॉइंट लिखे थे इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है, इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है, और इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया स्वतः हो जाती है। फोर्थ पॉइंट हम लोग क्या लिखे थे कि इसमें दोनों इलेक्ट्रोड जो डूबा रहता है विद्युत अपघटनी सेल में वो एक ही बर्तन में डूबा रहता है। दोनों इलेक्ट्रोड जो डूबा रहेगा वो एक ही बर्तन में डूबा रहता है, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो अलग अलग बर्तनों में डूबा हुआ रहता है। लास्ट पॉइंट क्या लिखे थे, एनोड जो है विद्युत अपघटनी सेल में पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और कैथोड जो हमारा है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये सभी को क्लियर हो गया। और जब क्लियर हो गया तो इसको मिटा के अब आगे की ओर हम लोग पढ़ते हैं। आशा कर रहा हूँ कि सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और इसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये अभी फिर याद करने का समय नहीं रहेगा। तो अभी आप लोग पढ़िएगा अच्छा से, और इसको लिखते जाइएगा और अपने से लिखने का कोशिश भी करिएगा। संचारण, अब हेडिंग डालिए आप लोग, संचारण हेडिंग डालिए। ठीक है, संचारण क्या कहेंगे, संचारण बोलने से ही पता चल रहा है किसी भी धातु को संचारित होना, मतलब जब किसी भी धातु को लंबे समय तक अगर छत पर खुली हवा और वहाँ पर पानी पड़े या फिर नमी हो तो उसके कारण उसमें एक परत चढ़ जाता है भूरे रंग का, उसे हम लोग जंग कहते हैं। तो इसी प्रक्रम को जंग लगना कहा जाता है, और जंग लगने के कारण वो लोहा या फिर वो कोई भी धातु हो वो खराब हो जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संचारण कहेंगे। क्या कहेंगे, संचारण। ठीक है, किसी भी धातु को लंबे समय तक अगर आप खुली सतह पर छोड़ दिए, जैसे छत पर छोड़ दिए, पानी पड़ रहा है, नमी है, फिर धूप उग रहा है, तो उसके पर एक परत चढ़ जाता है जिसको हम लोग जंग कहते हैं, और इस प्रक्रम को क्या कहेंगे, जंग लगना, और इसी को हम लोग संचारण कहते हैं। पॉइंट लिखिएगा, जब धातुओं को खुली वायु में कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं, तब उनकी सतह पर छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, जिससे धातु छिन्न होने लगती है, मतलब बर्बाद होने लगती है, खराब, जिससे धातु छिन्न होने लगती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्त चांदी में भी जंग लगता है, ऐसा नहीं है कि चांदी में जंग नहीं लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखना, लोहे में जंग लगना, कॉमा, चांदी का मलिन हो जाती है कि जंग लग गया उसमें चांदी में भाई, ऐसा नहीं है कि जंग नहीं लगेगा। ठीक है,
लोहे को जंग से बचाना, अब किस तरह से हम लोग लोहे को जंग से बचाते हैं ये भी आप पॉइंट लिख लीजिए जल्दी जल्दी। कुछ लोग आप लोग घर में देखेंगे कि लोहा का जो दरवाजा है उसको जंग से बचाने के लिए पेंट कर देते हैं। कुछ ऐसा है कि उसमें मोबिल्स वगैरह लगाते हैं, तो आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिख लीजिए। या फिर आप उसको इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से भी हम लोग बचा सकते हैं, या फिर उसमें किसी भी चीज़ का परत चढ़ा सकते हैं जिसको गैल्वेनाइजेशन आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में, जिसको गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण भी कहते हैं। तो उससे भी लोहा है जो हद तक बच जाता है। तो पॉइंट लिखिए, हेडिंग डालिए पहले, लोहे को जंग से बचाना। किस तरह से लोहे को जंग से बचाएंगे, और पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, एरो देखिए, लोहे की सतह को पेंट करके जंग से बचाया जा सकता है। लोहे की सतह को पेंट करके जंग से बचाया जा सकता है, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट एक लाइन छोड़कर लिखिए, लोहे के जस्तीकरण करके, लोहे का जस्तीकरण करके जंग से बचाया जा सकता है। जस्तीकरण भी कर दीजिए, मतलब जिंक का परत चढ़ा दीजिए लोहा पर, तो वो भी क्या हो जाएगा, लोहा आपका बच जाएगा। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, इसमें स्वतः इसे स्वरक्षण के प्रयोग से भी, स्वरक्षण के प्रयोग से भी जंग से बचाया जा सकता है। मतलब अपने आप को अगर परत बना लेता है, स्वयं रक्षण परत अगर बना लेता है, तो भी वो लोहा बच जाएगा। अगला पॉइंट, इसे कैथोडीय रक्षण द्वारा भी जंग से बचा सकते हैं। एक प्रक्रम होता है उसे हम लोग कैथोडीय रक्षण कहते हैं, आरक्षण नहीं, रक्षण कहते हैं, जिससे हम लोग जंग से बच सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट क्या था, इसे कैथोडीय रक्षण द्वारा भी जंग से बचा सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। अगला हेडिंग डालिए, बैटरियां। संचालन हो गया। अगला बैटरियां। बैटरियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैटरियां में इधर से होगा भाई बैटरियां, ठीक है। बैटरियां सबसे पहले, अब बैटरियां जब हेडिंग डाल दी है तो इसका पॉइंट लिखिए, क्या होता है, एक या दो सेल को जब आपस में जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है। देखिए, बैटरी एक विद्युत रासायनिक सेल है, ठीक है। पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बैटरी एक विद्युत रासायनिक सेल है जिसमें एक या एक से अधिक सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है। एक या एक से अधिक सेल जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो वो क्या बन जाता है भाई, बैटरी बन जाता है। क्या बन जाता है, बैटरी, ठीक है। अब बैटरी जो होता है वो नॉर्मली दो प्रकार का होता है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछता भी है कि बैटरी जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो याद रखना है, बैटरी जो है वो दो प्रकार का होता है। एक प्राथमिक बैटरी होता है और एक हमारा द्वितीयक बैटरी बोलते हैं, ठीक है। एक द्वितीयक बैटरी होता है और एक प्राथमिक बैटरी होता है। तो द्वितीयक बैटरी को हम लोग संचायक बैटरी भी कहते हैं, ये ध्यान देगा, बैटरी, ठीक है। द्वितीयक बैटरी को हम लोग क्या कहते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी भी बोलते हैं, संचायक बैटरियां भी बोलते हैं। ये सब द्वितीयक बैटरियां, जो संचायक बैटरियां हैं ये द्वितीयक बैटरियां है, ठीक है। अब पॉइंट आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, प्राथमिक बैटरी के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए। यहाँ पर पॉइंट लिखना है ना कि बैटरियां जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो प्राथमिक सेल है और दूसरा हमारा द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल को हम लोग संचायक बैटरी कहते हैं, जो हम लोग घर में जो नॉर्मली यूज़ करते हैं 12 वोल्ट वाला बैटरी, और फिर गाड़ी वगैरह में होता है, ऑटोज में जो उपयोग होता है वो सब है द्वितीयक बैटरी, संचायक बैटरी, जिसमें H2SO4 का इस्तेमाल होता है, HCl का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब प्राथमिक बैटरी कौन सा बैटरी है, तो बैटरी जो हम लोग टॉर्च में यूज़ करते हैं, टीवी के रिमोट्स में यूज़ करते हैं, वो सब है जो प्राथमिक बैटरी है, जिसको मतलब एक बार जब यूज़ हो गया तो उसको हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राथमिक सेल। बट संचायक बैटरी जो होता है उसको हम लोग बार बार यूज़ करने से बार बार उपयोग में लाएंगे, जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर से उसको चार्ज करेंगे तो फिर से वो चलने लगता है। तो दैट टाइप ऑफ बैटरी इज कॉल्ड द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल, ठीक है। तो जो घर में हम लोग जो बैटरी यूज़ करते हैं वो द्वितीयक बैटरी है, और जो इसको भी तो प्राथमिक सेल को भी तो हम लोग घर में ही यूज़ करते हैं, जैसे रिमोट में बैटरी खत्म हो जाता है तो वहाँ पर लगाते हैं, या फिर हमारा जो मोबाइल का जो बैटरी है दैट इज़ आल्सो एक कॉल्ड प्राथमिक सेल, मतलब प्राइमरी सेल बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, प्राथमिक बैटरी। प्राथमिक बैटरी में कुछ कुछ पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि वीडियो हम चाहते हैं कि ज़्यादा लंबा ना हो और आपको सब चीज़ समझ में क्लियर अच्छा से आ जाए। पहला पॉइंट लिखिएगा, यह बैटरी में अभिक्रिया केवल एक ही बार होता है। इस तरह का बैटरी है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया जो होगी मात्र एक बार होगी। लेकिन पॉइंट, यह बैटरी में अभिक्रिया केवल एक ही बार होती है तथा कुछ समय के प्रयोग के बाद
यह बैटरी निष्क्रिय हो जाती है, मतलब कुछ देर तक आप उपयोग करेंगे, देखे होंगे रिमोट में बैटरी कुछ दिन तक इस्तेमाल किए उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, मतलब निष्क्रिय हो जाएगा। सेकंड पॉइंट लिखिए, निष्क्रिय होने के बाद इसे पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। जो बैटरी हम लोग यूज कर लिए अब वो डाउन हो गया है रिमोट वाला बैटरी, क्या उसे हम लोग उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये लिखेगा पॉइंट, निष्क्रिय होने के बाद इसे पुनः प्रयोग में या उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण शुष्क सेल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो बैटरी रिमोट में यूज करते हैं वो तो शुष्क सेल ही है, तो सबसे अच्छा उदाहरण प्राथमिक सेल का कौन हुआ? प्राथमिक बैटरी का शुष्क सेल, जिसे लेक लांचे सेल भी कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ ये भी है, लेक लांचे सेल, तो शुष्क बैटरी जितना भी है सब लेक लांचे सेल है। ठीक है, अगला पॉइंट, इसका उपयोग सामान्य रूप से ट्रांजिस्टर एवं घड़ियों में किया जाता है। रिमोट में भी हम लोग कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेगा इसका उपयोग सामान्य रूप से ट्रांजिस्टरों एवं बैटरियों में किया जाता है। ट्रांजिस्टर एवं घड़ियों में किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट, इस सेल में जिंक का पात्र होता है। अगर आप निप्पो बैटरी का बात करेंगे तो निप्पो बैटरी का जो ऊपर वाला भाग अगर आप उसको फाड़ कर देखेंगे तो ऊपर वाला जो पात्र जो होता है वो जिंक का पात्र होता है, जो एनोड का काम करता है। ठीक है, आप बैटरी एक लीजिए मोटा सा निप्पो वाला, ठीक है, वो भी तो शुष्क सेल का उदाहरण है, वो भी तो लेक्लांचे सेल है, तो उसके ऊपर वाला जो परत होता है वो जिंक का परत होता है। ठीक है, तो वो एनोड का काम करेगा। तथा कार्बन के छड़, उसमें एक देखिएगा पेंसिल ब्लैक कलर का, जब बैटरी को आप फोड़ेंगे तो उसमें एक ब्लैक कलर का एक पेंसिल जैसा रहता है, तो वो कार्बन का जो छड़ है वो क्या है? कार्बन के छड़ चारों ओर से चूर्णित MnO2 कैथोड का कार्य करता है, और उसके चारों ओर जो MnO2 रहता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, जो क्या चीज का काम करेगा? कैथोड का काम करता है। ठीक है, तो बाहर वाला जो एनोड का और अंदर वाला जो MnO2 जो छड़ के चारों ओर भरा हुआ रहता है, चूर चूर का, ठूस ठूस का, तो वो काम करेगा कैथोड की तरह। ठीक है, इलेक्ट्रोड के बीच के स्थान, इलेक्ट्रोड के बीच के स्थान NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड के नम पेस्ट से भरा हुआ रहता है। अमोनियम क्लोराइड या फिर जिंक क्लोराइड के नम पेस्ट से भरा हुआ रहता है। किसके बीच ये भरा हुआ रहेगा? ये हमारा बैटरी है, मान ले ये हमारा, ये देखिए इस तरह का बैटरी है हमारे पास, इस तरह का बैटरी है। ठीक है, इस तरह का हमारे पास बैटरी है। तो यहाँ पर ये जो ऊपरी ऊपरी जो कवर है, ये जो ऊपरी कवर है हमारा, ये जो हमारा ऊपरी जो कवर है, दैट इज कॉल्ड, ये जो परत है ना, ये जो बाहर वाला है ये जिंक का परत है, और ये क्या चीज का काम करेगा? एनोड का काम करेगा। क्या चीज का काम करेगा? एनोड। इसके बीच में एक बड़ा सा एक रॉड घुसा हुआ रहता है यहाँ पर, ये तो ये है क्या है? कार्बन रोड है। ठीक है, कार्बन रोड है, और इसके बगल में जो भरा हुआ रहता है ये नम पेस्ट भरा हुआ रह सकता है। ये क्या का भरा हुआ रह सकता है? या तो NH4Cl या फिर क्या? जिंक क्लोराइड का नम पेस्ट भरा हुआ रहता है इस बैटरी के अंदर। ठीक है, इस सभी को क्लियर हो गया, ये ध्यान देंगे। ठीक है, या फिर इसमें MnO2 भी इसमें ऐड होता है। किसके? ये छड़ जो हमारा है ना, ये छड़, इस छड़ के चारों ओर किसका इस्तेमाल होता है? MnO2 मैग्नीज डाई ऑक्साइड। इसका आप चित्र बना सकते हैं। ठीक है, तो बाहरी वाला जो है वो जिंक का जो परत है हमारा, वो जिंक का परत एनोड का काम करेगा, और अंदर जो ये सब चीज जो भरा हुआ है मटेरियल, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, MnO2, ये कैथोड का काम करेगा। ठीक है, इसमें एक कार्बन रोड होता है, वो बीच में गाढ़ा हुआ रहता है, ये सभी को पता है। ठीक है, अब ध्यान देना है कि इस सेल का जो विभव होता है, ये ध्यान रखेंगे, इस सेल का जो विभव होता है वो 1.5 वोल्ट होता है, मतलब 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है, ध्यान से लिखिएगा। अगला पॉइंट, इस सेल का विभव 1.5 वोल्ट होता है। इस सेल का विभव 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग रिएक्शंस लिख लेंगे। एनोड पर क्या रिएक्शन होता है? Zn जाएगा किसमें? Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, Zn जाएगा क्या? Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा वो भी देख लीजिएगा। कैथोड पर कौन कौन है? एक तो MnO2 है, और MnO2 प्लस अमोनियम NH4Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये लिखिएगा। और ये बन जाएगा क्या?
ये क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर अगला पॉइंट में लिखना था इसके पहले कि इसका सेल विभव होता है 1.5 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद ये रिएक्शन लिखेगा, एनोड पर ये होता है और कैथोड पर MnO2 और क्या है हमारा ये NH4Cl अमोनियम क्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाता है, एक नया यौगिक बनाता है MnOOH और साथ में अमोनिया, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये लिख लीजिए और दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे पास, तो ये पूछता नहीं है बोर्ड में, बट आपको ज्ञात होना चाहिए कि एनोड पर जो रिएक्शन होता है वो जिंक ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर कैथोड पर क्या रिएक्शन होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड अमोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड और साथ में हमारा अमोनिया बनाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बैटरिया। तो बैटरिया में हम लोग प्राथमिक बैटरी पढ़ लिए। अब कल के हम लोग जो कल ये हमारा शायद लास्ट टॉपिक होगा हमारा, जो संचायक बैटरी के बारे में हम लोग देखेंगे और थोड़ा सा ईंधन सेल भी है उसको भी कल कवर करने का कोशिश करेंगे और कल ही इस चैप्टर को हम लोग एंड कर देंगे। और दोस्त यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो लेक्चर को नोट डाउन करेंगे और हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते थे या फिर और भी सारे जो सवाल होते थे उसके लिए आप लोग जगह छोड़ देना, और ये जगह कितना 5 से 6 पेज आप लोग मिस कर देना, ताकि मैं जब उस समय आऊँगा तो उस समय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सभी का लिखवाते चलूँगा और साथ में वो जो क्वेश्चंस बचे हुए थे वो आप लोग को भी मैं दूंगा और फिर करवाऊँगा। तो आप लोग कृपया कर, जैसे चैप्टर एंड होता है 5 से 6 पेज, 5 से 6 मतलब एक पेज हो गया, एक पेज के दोनों साइड ऐसे करके 6 पेज छोड़ना, मतलब या फिर 5 पेज, हार्डली 5 दूनी 10 पेज ऐसे छोड़ेगा दोनों पट्टी, अगर आप गिन रहे हैं तो 10 पेज छोड़ना ही पड़ेगा आपको। इसके ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे तो ज़्यादा आपको फायदा होगा, और इसको तो आप पढ़ते ही रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मेरे वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि अपने जितने भी दोस्त हैं लोग आपके पढ़ रहे हैं, वो चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशंस के हों या कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल सके कि किस तरह से कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाती है या फिर किस तरह होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करिएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, हमारा कॉन्फिडेंस भी लेवल भी बढ़ेगा। इसलिए आप लोग कोशिश करिए, आप लोग पढ़ लिए तो दूसरे को बता भी सकते हैं, अच्छा से समझा भी सकते हैं, इसको बार बार देखिए आप लोग तो और अच्छा से चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अब कल होगी आपसे मुलाकात।